हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल पॉकेट एलईडी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है, हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट में आता है, लॉ में, एलएलबी में। तो बट मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ आपको कि हमारा जो भी ये वीडियो है वो आपके सेशनल एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज के लिए या किसी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्पफुल नहीं होगा, बट सेशनल एग्ज़ाम में आप इतना अगर कर लेते हो तो सफिशिएंट है। तो शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या है, जिसमें कि स्टैट्यूट क्या है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मीनिंग, डेफिनीशन, केस लॉ। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है वो मतलब सबसे पहले हम जानते हैं स्टैट्यूट क्या होता है। स्टैट्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। रिटन लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर यानी हम जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेपरेशन ऑफ पावर्स को अडॉप्ट किया है, जिसमें कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है, यानी कि हमारा पार्लियामेंट लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो उस लॉ को एग्जीक्यूट करती है, पारित करती है एक तरह से, और संचालन करवाती है। और जो हमारी जुडिशरी होती है वो उस लॉ का इंटरप्रिटेशन करती है। तो यहीं पर रोल आता है जुडिशरी का, यानी स्टैट्यूट जो है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, और फिर उस स्टैट्यूट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसको जानने के लिए हमारी जो जुडिशरी है वो उसका इंटरप्रिटेशन करती है। आप यूँ कहिए कि उसका मीनिंग लोगों को समझाती है केसेस के माध्यम से, जब वो जजमेंट देती है तब। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिटन लॉ, टू फाइंड द ओरिजिनल इंटेंशन ऑफ लॉ और लेजिस्लेचर। ठीक है, और हमने आपको बताया कि स्टैट्यूट इज अ रिटन लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी। अब ये जो रिटन लॉ है इसमें कितनी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस एंड बाय लॉज, ऑर्डर्स। एग्जाम्पल जैसे सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हो गया। ये सब क्या है, ये स्टैट्यूट है जो कि हमारे पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने, लेजिस्लेटिव बॉडी ने हमारे पार्लियामेंट की बनाया है। तो अब हम देखते हैं इसका मीनिंग। द टर्म आप इसी तरह से लिख दीजिएगा, एग्जाम के लिए आपके सफिशिएंट है। द टर्म इंटरप्रिटेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म इंटरप्रेटरी विच मीन्स टू एक्सप्लेन, एक्सपाउंड, अंडरस्टैंड और टू ट्रांसलेट। यानी जो इंटरप्रिटेशन टर्म लिया गया है, वर्ड लिया गया है, वो लैटिन टर्म इंटरप्रेटरी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, एक्सपाउंड यानी उसके बारे में उसका रियल मीनिंग बताना, अंडरस्टैंड उसको समझना, और उसको ट्रांसलेट करना मीन्स अनुवाद करना। कहने का मतलब है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है सीधे से कि किसी चीज़ के रियल मीनिंग को समझना, जानना। टू अंडरस्टैंड द इंटेंटेड मीनिंग ऑफ लॉ और लेजिस्लेचर, यानी जो लॉ है हमारे सामने, जो रिटन लॉ आया है, उसका रियल मीनिंग जो है, या उसको बनाने के पीछे हमारे लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था, उसी को समझने की प्रक्रिया जो होती है कोर्ट के द्वारा, उसी को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब इंटरप्रिटेशन क्या है? इट्स एन आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एन इनैक्टमेंट बाय गिविंग द वर्ड्स देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग। तो वही चीज़ है कि ये एक आर्ट है, एक कला है, किसी गिवन लॉ या इनैक्टमेंट के नेचुरल मीनिंग को समझने का, मतलब जो उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं उनके थ्रू उसके नेचुरल या ऑर्डिनरी मीनिंग को समझने की एक कला है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ड लिखे रहते हैं स्टैट्यूट में या जो लॉ होता है उसमें क्या होता है कि एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं या कई मीनिंग होते हैं, या ऐसा भी होता है कि मीनिंग क्लियर नहीं रहता, एम्बिगस रहता है, वेग रहता है। मतलब मीनिंग में क्या है कि एब्सर्डिटी रहती है, मतलब उसका कुछ मीनिंग ही नहीं समझ में आता है कि मतलब दो मीनिंग हो गए, या वो क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है। तो लॉ जो होता है, जस्टिस जो होता है, वो नहीं इंश्योर हो पाता है। लोग जो क्रिमिनल्स होते हैं उस वर्ड का अनड्यू एडवांटेज लेते हैं और केस अपने फेवर में कर लेते हैं।
तो उस समय जुडिशरी को जो है आके सामने आके इंटरप्रिटेशन करके बताना पड़ता है कि नहीं, इस वर्ड का मीनिंग ये है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे बैंक एक वर्ड है। अब बैंक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, मतलब नदी का किनारा भी बैंक है, एज किसी चीज़ का, या जो बैंक है जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन हम करते हैं, रखते हैं, निकालते हैं, एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि कोई मर्डर हुआ, और वो जो मर्डर हुआ वो बैंक में हुआ, लेकिन हम अब जो क्रिमिनल है वो कह देगा कि नहीं, मैं तो बैंक में, उस बैंक की बात ही नहीं हो रही है, मैं तो नदी के किनारे पर था। तो क्या होता है ना, लोग मिसयूज़ करते हैं। इसलिए क्लियर इंटेंशन, अब देखिए वही बात आ गई कि लॉ के या रिटन लॉ के, स्टैट्यूट के इंटेंशन को समझने के लिए इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। जुडिशरी को करना पड़ता है लॉ को, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। यानी कोई लॉ है और वो वेग है, क्लियर नहीं है, तो फिर हमारा जो जुडिशरी है वो उसको इंटरप्रेट कर देता है कि नहीं, इसका ये नहीं, ये मीनिंग है, और जिससे कि हम जस्टिस को पा सकें। दूसरा भी इसमें एग्जाम्पल है, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है, कोई रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं पार्क के सामने कि नो व्हीकल इन द पार्क आर अलाउड, नो व्हीकल्स इन द पार्क आर अलाउड। अब यहाँ पे क्या है कि जो इसका जो मतलब एक ऑर्डिनरी मीनिंग आ रहा है कि पार्क में कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। लेकिन देखिए, पार्क जो सेक्टर्स के होते हैं वो बच्चों के लिए, सिटीजन्स के लिए, खेलने कूदने के लिए होते हैं, वॉक करने के लिए होते हैं। तो वहाँ पे इस रूल रेगुलेशन का ये मतलब है कि कोई बाइक या कोई बाहर से कोई ऐसी गाड़ी जो कि डिस्टर्बेंस करे, वो आप नहीं ले जा सकते हो। मान लो पार्क ओपन है, उसमें डायरेक्ट कोई गाड़ी जा सकती है, सिटीजन्स टहल रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अचानक से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो एक खतरा पैदा होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि जैसे नो व्हीकल इन द पार्क आर अलाउड, कि कुछ भी नहीं आने देंगे हम। लेकिन अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जैसे बच्चों की जो ट्राईसाइकिल होती है, बच्चे देखिए पार्क में खेलने ही जाते हैं, साइकिलिंग ही करने जाते हैं, मतलब छोटे बच्चे, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो उस टाइम पे एम्बुलेंस वो तो आ ही सकती है क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि एम्बुलेंस आ सकती है, बच्चों की ट्राईसाइकिल आ सकती है। तो अब इसको क्लियर करने के लिए जुडिशरी को बताना पड़ेगा कि ये व्हीकल्स आ सकते हैं और ये व्हीकल्स नहीं आ सकते। इसी को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, यानी कानूनों की व्याख्या। जो रिटन स्टैट्यूट होता है वो मतलब एक लिमिटेड दायरे में होता है। देखिए, हर चीज़ हम नहीं लिख सकते हैं। जुडिशरी मतलब जो हमारा लेजिस्लेचर है वो एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको लिख के नहीं दे सकता है। अच्छा, टाइम के साथ चीज़ें चेंज भी होती हैं, एक ही वर्ड के मीनिंग्स को जो है अलग अलग सिचुएशन में रखना पड़ता है। तो जो इसकी जो नीड है वो भी चेंज होती है। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि जैसे पुराने टाइम में जो सिचुएशन रहती है, नए टाइम में वो चीज़ बदल जाती है। तो पुराना जो लॉ होता है वो कई बार नए सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट नहीं रह जाता। तब जुडिशरी को उस लॉ को नई सिचुएशन, जो न्यू सिचुएशन अराइज हुई है, उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना पड़ता है, लॉ को जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मतलब हमें सिंपल मीनिंग यही है कि बस कानून की व्याख्या करनी होती है, ट्रांसलेट करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है उस स्टैट्यूट के एक्चुअल, रियल, सर्टेन मीनिंग को और इंटेंटेड मीनिंग को समझने के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। अब इसमें हम एक केस लॉ देखते हैं, 2 केस लॉ हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे केस लॉ के फैक्ट नहीं बताऊंगी आपको, प्रिंसिपल जो प्रोपाउंड हुए हैं वही बताऊंगी। ग्रे वर्सेस पियर्सन 1857 है। इसमें यही चीज़ कही गई है कि अगर मीनिंग क्लियर है स्टैट्यूट का, स्टैट्यूट कोई क्लियर मीनिंग दे रहा है, तो फिर हमको यानी जुडिशरी को वही मीनिंग लेना है, अलग से कोई मीनिंग उनको नहीं देनी। अगर क्लियर है, अगर एम्बिगिटी नहीं है, किसी तरह की वेगनेस नहीं है, एब्सर्डिटी नहीं है, तो फिर उसी मीनिंग के साथ जुडिशरी को अपना डिसीजन देना है। अब दूसरा केस है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट केस है, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस गोविंद सिंह। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस गोविंद सिंह, ये केस आप लोग लिख भी सकते हैं और मतलब काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं अगर एक केस भी आप मेंशन कर देंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया था वो भी यही है कि कोर्ट कैन ओनली इंटरप्रेट
नॉट न्यू लॉ कैन बी मेड। यानी कोर्ट क्या कर सकता है कि कोर्ट आपको जो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन तो कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं वो ऐड कर सकता है कि नया लॉ बन जाए। वही लॉ होना चाहिए, उसी लॉ के इंटेंशन को हम पा सकें, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक न्यू लॉ डेराइव हो जाए उसमें से, ठीक है। यानी कोर्ट की लिमिटेशंस बताता है ये जो स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस गोविंद सिंह का केस है। अब हम इसमें देखेंगे जैसे एक जो की पॉइंट है कि इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत क्यों है, तो क्यों है कोर्ट इंटरप्रेट द लॉ टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द लॉ। कोर्ट इंटरप्रेट करता है लॉ को, किस लिए? लॉ के एग्जैक्ट मीनिंग को निर्धारित करने के लिए। दूसरा है कोर्ट हैज़ टू गिव डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिटन लॉ। कोर्ट को रिटन लॉ के अकॉर्डिंग ही डिसीजन देना, यानी वो कोई नया लॉ नहीं ला सकता है कोर्ट अपनी तरफ से। इंटरप्रिटेशन तो कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है, बट न्यू लॉ नहीं ला सकता। और तीसरी चीज़ क्या है? टू प्रिवेंट द जस्टिस एंड लॉ फ्रॉम एब्सर्डिटी एंड एम्बिगिटी कोर्ट हैज़ टू इंटरप्रेट द लॉ। यानी जस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए और लॉ को बचाने के लिए किस चीज़ से? एब्सर्डिटी, एम्बिगिटी, यानी कि निरर्थकता या कोई ऐसा चीज़ जो इरेलेवेंट हो जाए, उससे बचाने के लिए भी कोर्ट को क्या करना पड़ता है? लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ता है वहाँ जहाँ पे लॉ का मीनिंग या वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है। जो पीछे हमने केस लॉ देखे हैं उनका यही मतलब है, उनमें यही प्रिंसिपल है कि अगर मीनिंग क्लियर है तो फिर कोर्ट को अलग से कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट की लिमिटेशन ये है कि कोर्ट इंटरप्रिटेशन दे सकता है बट वो नया लॉ नहीं बना सकता है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, सामंत की डेफिनेशन देखेंगे। सामंत ने क्या डेफिनेशन दी है? इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक्स टू assent the meaning of the legislature through the medium of authoritative form in which it expressed। यानी कोर्ट सामंत ने क्या दिया है? सामंत कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस, इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा द कोर्ट सीक्स टू assent द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। कोर्ट क्या करता है कि लेजिस्लेचर के, यानी लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है उसके मीनिंग को असेंट करता है, यानी प्राप्त करने की कोशिश करता है। किस चीज़ के थ्रू? किसके द्वारा? थ्रू द मीडियम, मतलब माध्यम के द्वारा, ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म इन विच इट एक्सप्रेस्ड। किस माध्यम के द्वारा? अथॉरिटेटिव फॉर्म्स इन विच इट एक्सप्रेस्ड, उन अथॉरिटेटिव फॉर्म्स के द्वारा जिसमें कि ये एक्सप्रेस्ड। अब दोस्तों ये जो है ना अथॉरिटेटिव फॉर्म्स इन विच इट एक्सप्रेस्ड, ये ही सबसे टफ पार्ट है सामंत की डेफिनेशन का, और मैं इसे आपको समझाऊंगी। अथॉरिटेटिव फॉर्म का यहाँ पर मतलब है कि देखिए मैंने लिख के भी रखा है, कानून में प्रयुक्त आधिकारिक शब्द और भाषा, यानी उस स्टैट्यूट में जो आधिकारिक यानी कि लॉ ने जिसको एक्सेप्ट किया है वो भाषा, कानून में प्रयुक्त आधिकारिक शब्द और भाषा, यानी कानून में प्रयुक्त आधिकारिक शब्द और भाषा के थ्रू जो लेजिस्लेचर ने मीनिंग को एक्सप्रेस किया है उसी को, और उसी भाषा और शब्द के माध्यम से कोर्ट क्या करता है कि मतलब रियल मीनिंग को पाने की कोशिश करता है, रियल मीनिंग को जानने की कोशिश करता है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है? एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू कोर्ट जानना चाहता है, पाना चाहता है या हमें बताना चाहता है मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मीनिंग, यानी लेजिस्लेचर ने जो लॉ दिया है उसका मीनिंग, यानी वो लॉ क्या कहना चाहता है, किसके माध्यम से? थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म इन विच इट एक्सप्रेस्ड। जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने दिया है वो जिस भी आधिकारिक भाषा में एक्सप्रेस किया गया है उस लॉ स्टैट्यूट के अंदर, उसी के माध्यम से, उसी यानी वही जो रिटन वर्ड वहाँ पर हैं उन्हीं वर्ड के मीनिंग के थ्रू कोर्ट क्या करता है कि जानने की कोशिश करता है कि क्या रियल मीनिंग है। ये वही घूम घुमा के वही बात है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है, लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है? एक प्रोसेस है, क्या समझने की? लेजिस्लेचर का इंटेंशन और एक्चुअल मीनिंग समझने की एक प्रोसेस है, और उसके थ्रू कोर्ट कोशिश करता है रियल मीनिंग देने की ताकि जस्टिस तक हम पहुंच सकें।
तो अब मैंने अथॉरिटेटिव की आपको मीनिंग भी बता दी है। हिंदी में मैं एक बार इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ। व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून में प्रयुक्त प्रामाणिक शब्दों और भाषा के आधार पर लेजिस्लेचर के रियल इंटेंशन का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव और नेचर एंड स्कोप के बारे में जानेंगे। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।